हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई। आईबीपीएस आरआरबी 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। बहुत अच्छी खबर है, वैकेंसी भी अच्छी खासी। तो आज का जो सेशन है इसमें सभी उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जिनका इस नोटिफिकेशन से रिलेशन है या जिनकी आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जिस चीज़ के लिए रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखें इसमें कि सबसे पहले तो अब ये जो वैकेंसीज निकली हैं, अब इसमें आपके स्टेज 1 की भी ये आपके स्केल 1 है, 2 है, 3 है, बट और असिस्टेंट है। लेकिन ज़्यादा जो बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं वो स्केल 1 और असिस्टेंट, क्योंकि जो आपके बाकी वैकेंसीज हैं वो स्पेशल एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं या विद एक्सपीरियंस है, तो उनके कैंडिडेट्स काफ़ी कम होते हैं। तो मैं जो डिस्कस करूंगा वो स्केल 1 प्लस असिस्टेंट के। तो इनके जो फॉर्म फिलिंग की डेट आपको दी गई है, फॉर्म फिलिंग इनकी है 8 जून से लेके 28 जून तक, राइट। और इसके फॉर्म की जो कीमत है वो आपके है 175 और 850 175 में सिर्फ SC ST और जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए ही रिबेट है। उसके अलावा जैसे OBC है, EWS है, जनरल है, कोई भी है, उन सब के लिए फिर 850 इसके फॉर्म की फीस रखी गई है। जो पीरियड आपके फॉर्म फिलिंग का है वही पीरियड आपके पेमेंट डिपोजिशन का है। अब कौन इनके फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले मैं देखूं एज को, तो एज क्या चाहिए इसके लिए? तो एज अगर अपने देखें, एक असिस्टेंट होगी, ये आपके स्केल 1 होगी, राइट। तो इनके लिए क्या क्या एज है? तो अगर सबसे पहले अगर अपने जनरल कैंडिडेट की बात करें, जनरल कैंडिडेट की बात करें तो इसकी एज आपके कितनी होगी? जनरल कैंडिडेट की आपके स्टेज 1 की जो एज है वो है 18 से लेके 30 साल, 18 से 30 है। असिस्टेंट की जो एज है वो है 18 से 28। और इनमें जो बेस डेट इन्होंने रखी है वो रखी है 1 जून 1/6/2001। 1 जून इसमें बेस डेट है। और ये आपकी 18 बिटवीन 18 टू 28 है, ये बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स आपकी एज होगी जनरल के लिए। फिर जैसे जो बच्चे SC ST के जो बच्चे हैं उनको 5 साल का रिलैक्स होता है, OBC को 3 साल का होता है, और जो डिसेबल है उनको 10 ईयर्स का होता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके इनका भी, एक्स सर्विसमैन का भी, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस और उन कई चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। फिर एक और है इसके अंदर, जैसे कुछ महिलाएं जो डिवोर्स्ड हैं, जो डिवोर्स्ड महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ एज में रिलैक्सेशन है, सिर्फ असिस्टेंट के लिए। जनरल के लिए उनकी एज अपर लिमिट में है, ओबियस 35 तक है, जनरल और EWS। और जो OBC है उनकी 38, और SC ST की जो महिलाएं जो डिवोर्स्ड हैं उनके लिए 40 ईयर्स है। महिलाओं के लिए एक अलग से, डिवोर्स महिलाओं के जिनकी रीमैरिज नहीं हुई है। तो ये एक एज का क्राइटेरिया निकल के आया। फिर अगर अपने देखें दूसरा क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन की डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, और कोई परसेंटेज का राइडर नहीं है। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, बस जिससे भी आपने किया है, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी रही है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन की। अब एक उसमें आता है कि आपकी डिग्री कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसके अंदर जो इन्होंने दी है आपके ग्रेजुएशन की डिग्री का, ये 28 जून है कि रिजल्ट आपका जो है, रिजल्ट जो है कब तक आ जाना चाहिए? 28 जून तक। ये थोड़ा सा अर्ली है। जो बच्चे इस साल परसुइंग है, आई थिंक उनका रिजल्ट 28 तक तो नहीं लगता कि आ पाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया है जो कुछ बच्चों को पैनिक करेगा। तो इसमें रिजल्ट की जो डेट दी है उन्होंने 28 जून 2021 के लिए दिया है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन होगा, ग्रेजुएशन कहीं से भी, बट वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आपकी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, और रिजल्ट आपका 28 जून 2001 तक आए। इसके बाद
ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। फिर आप जिस भी फॉर्म जहाँ से भी फॉर्म फिल करें, जहाँ से भी फॉर्म फिल करेंगे, तो एक डिमांड जरूर है इसमें। एक तो आपके जिस स्टेट से, स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज ये क्या कि आप एट्थ एंड ऑनवर्ड आपके उससे जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो आपके इसमें प्रिस्क्राइब्ड है अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग, वो आपको एट्थ या उससे आगे की किसी क्लास में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपको एलपीटी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ये असिस्टेंट और स्केल 1 दोनों के लिए लागू रहेगा, राइट। तो ये जरूर आप देखिएगा जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हैं। एक असिस्टेंट और आपके स्केल 1 दोनों के लिए ही आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज जरूरी है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसमें कोई इन डेप्थ आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपके अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों के लिए मैंडेटरी है। तो इसके लिए अगर आपका कंप्यूटर कभी कोई सब्जेक्ट रहा है, भाई आपका किसी क्लास में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा था, वो भी सफिशियंट है। कोई आपने डिप्लोमा उसमें कर रखा है या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है तो भी उसमें चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको कोई उसमें सिर्फ वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की, राइट। वो ये देखेंगे कि भाई आपको कंप्यूटर दिया तो आप कंप्यूटर पे काम कर लेंगे। इसके अलावा अगर और मैं देखूं तो इसके अंदर और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ जो निकल के कोई आई हो, जो आप लोगों के मन में रहती है क्वारी, जो एग्जाम्स की अब अपने चलें, ये तो हुआ इनमें एलिजिबिलिटी, कौन फॉर्म फिल। एग्जाम का पैटर्न आपके देखिए, अगर इसमें मैं देखूं असिस्टेंट और दूसरा हुआ आपका स्केल 1, तो असिस्टेंट में आपका एक प्री लेवल का एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, और इसमें एक प्री होगा, फिर मेंस होगा, और फिर इंटरव्यू होगा, और फिर फाइनल अलॉटमेंट आपको होगा इनके मेंस और इंटरव्यू के स्कोर के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो लास्ट ईयर जो आपका था, लास्ट ईयर जो था आपका पैटर्न, उसमें प्री में आपके कोई चेंज नहीं आया है। प्री के उसमें कोई इसमें चेंज नहीं है। वही आपके जो दो सब्जेक्ट, भले आपका प्री स्केल 1 का है या ये है, एक आपका क्वांट और एक आपके रीजनिंग। यहाँ भी क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट और रीजनिंग का प्री का वही 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यहाँ भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंपोजिट टाइम 45 मिनट का। यहाँ भी वही 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम, यहाँ भी 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम। एक क्वेश्चन सही 1 मार्क्स, अगर आप रॉन्ग किया तो 1/4 पेनल्टी 1/4 आपका माइनस। तो 1/4 क्या हुआ, 1.25 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका तो प्री में कोई चेंज नहीं, पहले भी यही था, अभी भी यही है। मेंस में अगर आप देखें तो मेंस में आपके सब्जेक्ट्स में जिस तरह से आपने लिया, हिंदी इंग्लिश आपका, अच्छा इसमें प्री में दोनों में ही असिस्टेंट और स्केल 1 में आपके जो इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा आपका मीडियम, उसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में भी आपका मीडियम रहेगा, हिंदी भी रहेगा। तो अगर इसमें मेंस का आपने देखें एग्जाम का पैटर्न, तो इसमें भी कोई चेंज लास्ट ईयर से नहीं आया। 5 पेपर है, 5 में अगर मैं देखूँ आपका एक तो वही हो गया क्वांट जो प्री में दिया, रीजनिंग दिया, आइदर इंग्लिश और हिंदी जो आपने दिया। उसके बाद क्वांट रीजनिंग के बाद में आपका और कौन सा रह गया, आपका जीके रह गया, जनरल नॉलेज रह गया, और क्या रह गया अभी, और कंप्यूटर रह गया, राइट। यहां भी आपके कंपोजिट 2 घंटे का टाइम रह गया। जो कंपोजिट टाइम है वो 2 घंटे का यहां भी आपका रह गया, राइट। तो इसके बाद यही सेम पैटर्न आपका मेंस का स्केल 1 के लिए भी। तो जो असिस्टेंट के लिए प्री में जितनी आपके पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, करीब करीब आप मान के चाहिए कि 10 टाइम्स उससे मेंस के लिए ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और प्री में सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ प्री में है भाई। आप इसमें देखिए इंडिविजुअल कट ऑफ है आपके है, और इसके अलावा मिनिमम कट ऑफ है, राइट। सेक्शनल कट ऑफ है इसके अंदर,
भाई आपका सेक्शनल टाइम नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है आपके असिस्टेंट के लिए भी और स्केल 1 के लिए भी। और मेंस में भी आपका कंपोजिट टाइम है 2 घंटे का, लेकिन यहाँ भी सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ इसमें भी है आपके स्केल 1 में भी और असिस्टेंट में भी, राइट। तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी थी। तो यहाँ तो आपका असिस्टेंट के लिए तो आपकी जैसे ही मेंस का एग्जाम हुआ, इसमें जैसे जिन बच्चों ने सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर ली, ओवरऑल कट ऑफ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जितनी पोस्ट तक उनको लेना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल के वहां तक राइट हो जाएगा। भाई इनका सिलेक्शन प्रोविजनली हो गया, इनका नहीं हुआ और इनका रिजर्व लिस्ट में हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ इसी के बेस पे मेंस का प्री जो है टोटली आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये सेकेंड स्टेज में शॉर्टलिस्ट होने के लिए चाहिए, बाकी इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन मेंस के ऊपर। जहां आप स्केल 1 में चलेंगे, पेपर का पैटर्न वही है, उसमें भी कंपोजिट टाइम ही है, वही सेक्शनल कट ऑफ भी है। अब जो मेंस के मार्क्स आए 100 मार्क्स की आपकी इंटरव्यू है और 200 मार्क्स का आपका मेंस है। अब इसको अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसमें इंटरव्यू में भी सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम मार्क्स इसके लिए भी है, सेक्शनल कट ऑफ। अब जिन बच्चों ने सेक्शनल कट ऑफ मेंस की भी निकाल दी, वही ऑब्वियस है इंटरव्यू कॉल आएगा, और जो इंटरव्यू में जिनकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी उनके मार्क्स से मेंस में एड ऑन होंगे। और वो किस तरह से वेटेड स्कोर होगा, वो 80-20 में 80% 80% वेटेज आपका मेंस का रहेगा और 20% आपका रहेगा इंटरव्यू का, राइट। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरे लिस्ट बनेगी और फिर आपको बैंक अलॉट हो जाएगा। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जिस चीज के लिए बार बार बाद में आप लोगों की वो क्वारी आती रहती है, फॉर्म जब भी फिल करें फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना नहीं भूलें और उसको सुरक्षित रखें भी। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें जब भी फॉर्म फिल करें। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो भी बैंक आपको अलॉट होगा वो आपके मेरिट कम प्रिफरेंस है। भाई आपने जो प्रिफरेंस इन बैंक्स की दी है और कहाँ आप मेरिट में स्टैंड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। और EWS सर्टिफिकेट जो जिन बच्चों की, भाई इसके अलावा तो कोई है नहीं। भाई EWS जो सर्टिफिकेट होगी आपकी वो किस साल की होगी, जो आपका अभी एंड ऑफ मार्च 21 तक है, मतलब जो आपका अप्रैल 2020 से मार्च 2021 वाला जो ये ईयर कंप्लीट हुआ है, इसकी EWS सर्टिफिकेट चाहिएगी, राइट। और जो OBC आपकी सर्टिफिकेट है वो भी अभी आपको करंट इनकी डेट्स की चाहिएगी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट अगर आपके दिमाग में आ जाए तो बाद में आप बता देना। और इसके अलावा आप एक डिस्कशन करें वैकेंसीज का, वैकेंसीज कैसी रही है। तो वैकेंसीज मैंने पूरे देख लिया है आपका। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज का अगर आपने देखें तो असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई है वो आई है 5300, और इसके अंदर आंध्र प्रदेश में एक बैंक रिपोर्टेड नहीं है, कर्नाटका और केरला में कोई बैंक रिपोर्टेड नहीं है, महाराष्ट्र में भी एक बैंक रिपोर्टेड नहीं है, उड़ीसा का एक बैंक नहीं है, वेस्ट बंगाल का भी एक बैंक रिपोर्टेड नहीं है, और जो रिपोर्टेड नहीं है वो असिस्टेंट में भी नहीं है और स्केल 1 में भी नहीं है। तो 4-5 बैंक कभी भी रिपोर्टेड नहीं है, मतलब जिन्होंने, मतलब ये नहीं है कि उनके नील वैकेंसी है बट उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं की, वो रिपोर्ट कर सकते। तो ये पोजीशन है आपके इसमें। उसके बावजूद ये आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी है। और स्केल 1 की अगर मैं वैकेंसीज का देखूं तो स्केल 1 की वैकेंसीज 3700 है। तो कितनी आ गई, 9000 वैकेंसीज असिस्टेंट और स्केल 1 की है। और इसमें एड ऑन होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी भी 2 स्टेट पूरे के पूरे बचे हुए हैं, कर्नाटका और केरला। उसके अलावा महाराष्ट्र का एक बैंक आपका, उड़ीसा का बैंक, बंगाल का बैंक, आंध्र का बैंक। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो और भी इसमें एड ऑन होने की पॉसिबिलिटीज है। ये हुई ओवरऑल तो अच्छी वैकेंसीज हैं, दूर दूर तक डाउट नहीं है। अब स्टेट्स का अगर देखें तो जैसे अभी जिन स्टेट्स में ज़्यादा ओबियस है, यूपी में मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। अगर मैं असिस्टेंट का देखूं या आपका
स्केल 1 दोनों का जहां कम है वहां दोनों की कम है, ज्यादा है वहां दोनों की करीब करीब 2500 वैकेंसीज आई थिंक यहां से निकल के आ रही है। 1250 आई थिंक दोनों में है। अगर मैं देखूं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो यूपी 1471 और 1492 मेरे कैलकुलेशन में आए, तो करीब करीब 1500 3000 वैकेंसी आउट ऑफ, मतलब 1/3 जो है वो अकेले यूपी से है। अब जो उनके एडजॉइनिंग जैसे बिहार है, बिहार से भी ठीक है, बिहार से भी वैकेंसीज ठीक है। बिहार बड़े स्टेट्स में और मैं देखूं तो यहाँ 610 और 266 ये वैकेंसीज भी अच्छी है। तो बिहार वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूपी वालों को तो डेफिनेटली कहीं दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं। और जो स्टेट्स की एवरेज वैकेंसीज जिनको मैं कहूं, आंध्र की ठीक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ उसकी एक बैंक बाकी होते भी 290 वैकेंसी यहाँ, हालांकि स्केल 1 में उसकी कम है वैकेंसी, लेकिन एक बैंक अभी रिपोर्ट करना बाकी भी है। और इसके अलावा जैसे गुजरात और हरियाणा देखें तो गुजरात और हरियाणा नॉर्मल है, गुजरात और हरियाणा नॉर्मल है। तो यहाँ के बच्चों को भी, गुजरात वाले तो वैसे ही कहीं नहीं जाते, गुजरात में दूसरे जाते हैं, हरियाणा वालों को भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ 261 और 127 ठीक वैकेंसी है जैसा उसका स्टेट का वॉल्यूम है। यहाँ आप गुजरात में देखो तो यहाँ 276 है और यहाँ 66 है। स्केल 1 की वैकेंसीज आपके नहीं, ये गुजरात में 27 ये नहीं है भाई, 235 सॉरी 66 मेरी छत्तीसगढ़ की लिखी गई। तो यहाँ गुजरात हरियाणा की ठीक है। राजस्थान की अगर मैं देखूं तो राजस्थान की जो वैकेंसीज है वो भी मोर और लेस आप ये कह सकते हैं कि बहुत कोई उसमें 263 और 172 एवरेज वैकेंसीज में है। इसके अलावा आपके जो तमिलनाडु है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में एक बैंक और भी आना है। मतलब कौन कौन से? तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राइट, और तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, इनमें भी एवरेज वैकेंसी, मतलब इनमें सभी में आप देखोगे 250 से 350 के बीच वैकेंसीज है आपके इसकी क्लर्क की। और करीब करीब आप देखें तो यहाँ पे 150 से लेके 200 के आसपास से ये वैकेंसीज भी आ रही है। तो ये भी इन स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, हालांकि महाराष्ट्र में भी बाहर से नहीं जाते, तो यहाँ के बच्चों को भी दूसरी जगह के लिए कोई सर्च करने की आई थिंक मैं जरूरत कहीं दूर दूर तक नहीं मानता हूँ। अब जैसे जहां कम है, अब आप देखिए पंजाब में वैकेंसीज कम है। पंजाब को अगर आप देखें तो यहाँ वैकेंसीज 137 और 66 है, 137 और 66 है। कर्नाटक केरल में नहीं है, J&K में 77 दोनों जगह, हिमाचल 128 और 67। अब हिमाचल की 128 असिस्टेंट और 67 स्केल 1 की कम लगती है, लेकिन उसका वॉल्यूम भी छोटा है, छोटा स्टेट है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे झारखंड ये सॉरी आपका उत्तराखंड है। अब यूपी में बहुत वैकेंसीज हैं, दोनों का मिलता जुलता कल्चर है, कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई उनके प्रॉब्लम कोई रहती है। तो वहाँ जैसे उत्तराखंड में सिर्फ 40 और 30 वैकेंसीज है। उत्तराखंड को अगर मैं देखूं तो उत्तराखंड में सिर्फ 40 और 30 है। उत्तराखंड में 40 आपकी असिस्टेंट है, 30 ऑफिसर है, तो ये कम है। ये बच्चे जैसे अगर इसमें यूपी में कोई अपनी पॉसिबिलिटी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। झारखंड में जैसे 57 और 32। मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट अपना छूट गया डिस्कशन से, तो मध्य प्रदेश में अगर मैं देखूं तो आपका एमपी में 170 और 76, एमपी में 170 असिस्टेंट और 76, तो ये भी लोअर साइड है, ये भी लोअर साइड है। फिर इसके एडजॉइनिंग जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे तो 60 और 60 करीब करीब 60 एंड 66 छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो कुछ स्टेट्स के लिए प्रॉब्लम यहाँ जरूर है। उसके अलावा अब जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है कर्नाटक और केरल, इनके कोई वैकेंसीज नहीं है, और लेकिन नोट रिपोर्टेड है, जीरो नहीं है। जैसे कर्नाटक में 3 बैंक है और तीनों के तीनों ने नोट रिपोर्टेड है। आपके केरल में एक बैंक है, उसने भी नोट रिपोर्टेड। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी ओबियस है कि यहाँ वैकेंसीज निकल जाए, राइट। तो ये कुछ था वैकेंसीज का आपके
जो क्राइटेरियाज जो हैं आपके एज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर का आपका एग्जाम का पैटर्न था एग्जैक्टली वही है। अब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, आपका जो इस चैनल है वर्चुअस, इसमें क्वांट की प्रीलिम सुबह 10 बजे, रीजनिंग की मेंस उसके बाद 11:30 बजे हो रही है, क्वांट की मेंस 6:15 और रीजनिंग की प्रीलिम 8 बजे रात को क्लासेज लग रही हैं। सभी आपके लाइव क्लासेज हैं, 1 से लेकर 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करें वो प्री और मेंस को अलग अलग करके नहीं देखें। तो करंट अफेयर्स का पीडीएफ जरूर आप परचेज कर लें, और अगर अभी तक नहीं किया तो कैरियर क्लाउड्स की साइट पे जाइए और उसमें साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो आपको डेली, वीकली, मंथली कंटेंट मिलता रहेगा। एग्जाम पीडीएफ और पॉकेट पीडीएफ भी आपको मिलेगा, क्विजेस भी आपको मिलेंगे। अच्छा कंटेंट है, लास्ट ईयर जिन भी बच्चों ने परचेज किया उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया था। और अपना कोड वर्चुअस जरूर यूज कीजिए, अगर कोड यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। और वैसे भी सब्सक्रिप्शन करीब करीब सभी डिडक्शन होने के बाद करीब शायद 400 के आसपास का है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बट बेटर इन्वेस्टमेंट है। जो भी बच्चे सेशन से जुड़े हैं और वो ओबियस है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। साथ ही एक वर्चुअस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, उससे भी जुड़ो सभी, ताकि आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। अपने जो सेशंस होते हैं उनके पीडीएफ भी वहाँ शेयर करते हैं, तो उनके पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। एक दूसरे से भी आप अपना कोई भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।